जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का एक और मॉक टेस्ट 20 प्रश्न हमेशा की तरह लेके आया हूं इसमें। और इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहां से जाके अभ्यास कर सकते हैं। और ये जो सीरीज़ है ये आपकी नए साल से मैं इसको CGL और जो CHSL है उसमें ऐड कर दूंगा, तो एक नए वर्जन के साथ आपसे मुलाकात होगी नए साल में। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बिना समय गवाए। दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्या कहा गया, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है। दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा बिंदु है ये हमें बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है और इसका नाम है इंद्रासन, ऑप्शन सी। पीर पंजाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी इंद्रासन है, इसका नाम आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं बताऊं जो पीर पंजाल श्रेणी है ये लघु हिमालय में आती है। कभी आपसे पूछा जाए कि पीर पंजाल श्रेणी, दोस्तों तो पीर पंजाल श्रेणी जो आती है ये कौन से उसमें आती है। दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय में आती है, ये आप याद रखना कि पीर पंजाल श्रेणी कौन से हिमालय का भाग है, लघु हिमालय का भाग है। ठीक है दोस्तों, लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी, और पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक देखा जाता है। याद रखना इसके बारे में कि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक जिस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है वो पीर पंजाल श्रेणी है, लघु हिमालय में आती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों मैं आपको बताऊं पर्वत का अध्ययन क्या कहलाता है, ओरोलॉजी। कभी आपके एग्जाम में आए कि पर्वत का अध्ययन क्या है, दोस्तों पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है, ये आप याद रखेंगे। और 11 दिसंबर को हर साल विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। याद रखना विश्व पर्वत दिवस कब होता है, तो 11 दिसंबर को हर साल पर्वत दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, क्या कहा गया, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है और वो है आपका रतौंधी, ऑप्शन ए रतौंधी। दोस्तों रतौंधी का एक नाम और है और वो है आपका निक्टालोपिया। निक्टालोपिया ये कौन से विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों निक्टालोपिया जो होता है ये रतौंधी का ही नाम है और ये विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखना। मैं बात करूँ विटामिन ए की, दोस्तों विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल। विटामिन ए का जो केमिकल नाम है वो रेटिनॉल है और ये हमारे आँखों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, याद रखिएगा इसके बारे में। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ विटामिन, उनका चार्ट। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप, कुछ विटामिन लिखे गए और विटामिन ए इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B5 पेंटाथेनिक, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, ये बहुत आता है एग्जाम में बायोटीन। विटामिन B9 इसको फॉलिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन, बी मतलब के इसको बोलते हैं फ्लुकिनोन, टोकोफेरॉल, विटामिन ई, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी और इर्गोकैल्सीफेरॉल, ये है आपका विटामिन डी। दोस्तों ये सारे आपको याद रखने हैं। दोस्तों ये सारे विटामिन के नाम से आपको याद रखने हैं और ये पूछे जाते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। दोस्तों खून की कमी को क्या कहा जाता है, मेडिकल साइंस में एनीमिया कहा जाता है। कभी आपके एग्जाम में आए कि खून की कमी क्या कहलाती है, एनीमिया। और यहाँ पे लिखा है गंडमाला रोग। दोस्तों गंडमाला को बोलते हैं घेंगा। आयोडीन की कमी से हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है ये फूल जाती है और इससे कौन सा रोग हो जाता है, इससे घेंगा रोग हो जाता है, याद रखना इसके बारे में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है। दोस्तों कौन सी बीमारी है जो चमगादड़ के कारण होती है। दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे ऑप्शन सी, इबोला वायरस। इबोला वायरस नामक बीमारी जो चमगादड़ के कारण होती है। इबोला जो है ये वायरस होता है, ये भी आप याद रखें। और इबोला वायरस की खोज सबसे पहले 1976 में हुई थी, ये भी आप याद रखना। इबोला का वायरस ये लाइलाज बीमारी है, याद रखना इसके बारे में। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इबोला नदी किस देश में बहती है। जिस नदी के नाम पर इस वायरस का नाम रखा गया, इबोला नदी किस देश में बहती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपसे कभी पूछा जाए तब। चलिए यहाँ पे लिखा गया दोस्तों जीका वायरस। जीका वायरस ये मच्छर के अंदर होता है। डेंगू वायरस, डेंगू एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है, ये भी आप याद रखना। और ये मादा मच्छर होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा चमगादड़ के बारे में एक बिंदु और याद रखना, चमगादड़ स्तनधारी होती है आपकी। चमगादड़ कैसी है, चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। और चमगादड़ जो है ये पराश्रव्य तरंगें छोड़ती है, ये भी आप याद रखिएगा। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें छोड़ती है जिसके कारण ये अपने मार्ग की और अपने भोजन की पहचान करती है, याद रखना इसके बारे में। चमगादड़ से क्वेश्चन आता है तो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें छोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
तीजन भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? दोस्तों तीजन जो त्यौहार है ये भारत के किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, पंजाब में तीजन त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों पंजाब में जो मानसून है, मानसून का स्वागत करने पर यह त्यौहार मनाया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। बाकी पंजाब में बैसाखी का त्यौहार भी होता है। अच्छा दोस्तों, क्या बता सकते हैं कि बैसाखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है पंजाब में? क्या कारण है बैसाखी मनाए जाने का? देखो आप याद रखिएगा, 13 अप्रैल सन 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1699 में 13 अप्रैल को, और वो दिन क्या था? बैसाखी का दिन था। तो बैसाखी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में। क्लियर हुआ? अच्छा, पंजाब की बात कर रहे हैं हम, तो पंजाब का एक त्यौहार और याद रखिएगा, लोहड़ी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है, कई बार एग्जाम में आता है। और एक है आपका होला मोहल्ला। होला मोहल्ला जो होली होती है उसको पंजाब में होला मोहल्ला कहा जाता है, और होला मोहल्ला की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। ये भी आप याद रखें। दोस्तों पंजाब में एक जगह है आपकी अमृतसर, और अमृतसर किसने बसाया था? अमृतसर बसाया था आपका गुरु रामदास ने। गुरु रामदास जो कि सिखों के चौथे गुरु थे, इनके द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों पंजाब में एक जगह और आप याद रखें, और वो है आपका कपूरथला। कपूरथला भारतीय रेल की रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? दोस्तों भारत में रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, जो कहाँ पर है आपका? पंजाब में। ये भी आप याद रखें। और दूसरा, क्या आपको पता है कि पंजाब के कौन से गांव को भारत में हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी कहा गया है? दोस्तों पंजाब का एक गांव है, वो है आपका संसारपुर। संसारपुर गांव को हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी किसे कहा गया है? संसारपुर को हॉकी प्लेयर्स की नर्सरी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, भगवंत सिंह मान पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे गुजरात लिखा गया है। भारत में एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं? तो भारत में एशियाई शेर गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? दोस्तों गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। और गुजरात में आप याद रखना, सबसे ज़्यादा कपास भी भारत में गुजरात में होती है। ये भी आप याद रखें। दूसरा, गुजरात का एक डांस भी है, टिप्पाणी डांस। गरबा भी होता है और डांडिया भी होता है गुजरात में। राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में आपको एक मरुस्थल, थार का मरुस्थल आपसे पूछेगा। थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? दोस्तों थार का मरुस्थल राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये भी आप याद रखें। और राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट त्यौहार है आपका गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव भारत के किस राज्य में होता है? दोस्तों गणगौर उत्सव राजस्थान में होता है। और गणगौर उत्सव पर महिलाओं द्वारा एक डांस होता है जिसका नाम है घूमर। घूमर डांस कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। कालबेलिया डांस है, चरी चाकरी चरी चाकरी, तेरताली है, सुई सुनी है, गपल है, ये सारे आपके राजस्थान के डांस हैं। जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो इसकी राजधानी श्रीनगर है, और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। ये भी आप याद रखना। और झेलम नदी के किनारे है श्रीनगर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? स्विट्जरलैंड को, मतलब भारत श्रीनगर को कहा जाता है। और श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। अच्छा, जम्मू कश्मीर का ऐतिहासिक ग्रंथ में भी लिखा गया, और वो ग्रंथ आपका राजतरंगिणी। कभी क्वेश्चन आए कि राजतरंगिणी ग्रंथ ये कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है, इसमें किसका इतिहास है? तो जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा गया है राजतरंगिणी में। दोस्तों भारत का 99% केसर कहाँ से होता है? जम्मू कश्मीर में। ये भी आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में भारत का 99% केसर होता है। और जम्मू कश्मीर में एक पोशाक पहनी जाती है जिसका नाम है फेरान। ये आप याद ना, फेरान क्या है? जम्मू कश्मीर की एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम होती है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तीजन किस राज्य का त्यौहार है? पंजाब का त्यौहार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रूग्रांडो किस देश में है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल है रूग्रांडो, और ये कौन से देश में है? तो इसका सही जवाब होगा आपका दोस्तों उत्तर कोरिया में। ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया। दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर कोरिया का दूसरा नाम क्या है? ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। उत्तर कोरिया का दूसरा नाम क्या है? कौन सा रिपब्लिकन है ये, जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। याद रखना, दक्षिण कोरिया की सियोल है, उत्तर कोरिया की प्योंगयांग है। और इसकी मुद्रा को क्या बोलते हैं? वॉन। उत्तर कोरिया की मुद्रा को वॉन कहा जाता है। पहले इस जो ऑप्शन है उसके अनुसार ही बात कर लूँ। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और स्पेन का एक खेल याद रखना, बुल फाइटिंग, सांडों की लड़ाई, किस देश में प्रसिद्ध है? स्पेन में प्रसिद्ध है। दोस्तों मैड्रिड में विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय भी है। WTO यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड में। और स्पेन का खिलाड़ी याद रखना, राफेल नडाल, टेनिस का बादशाह राफेल नडाल किस देश का है? तो वह आपका स्पेन का। चीन की राजधानी बीजिंग है, ये भी आप याद रखें। और इसकी दो मुद्राएं हैं, एक युआन है और एक आपकी रेनमिनवी। याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके जेल वार्डन के एग्जाम में। रेनमिनवी किस देश की मुद्रा का नाम है? तो चीन की करेंसी का नाम
नाम है रेनमिनबी। सिंगापुर की बात करूं दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा FDI ये किस देश से आता है, तो सिंगापुर से आता है, ये भी आप याद रखिएगा। और सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ये भी आप याद रखें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कहाँ पर किया था, तो सिंगापुर में ही किया था, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये तो हो गई ऑप्शनों की बात। दोस्तों मैं बात करता हूँ फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल के मैच की अवधि कितनी होती है, अगर आपके एग्जाम में आए कि फुटबॉल के मैच की अवधि कितनी है, दोस्तों फुटबॉल के मैच की अवधि होती है 90 मिनट। 90 मिनट, इसमें 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय बॉडी क्या है, फीफा। और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, ज्यूरिख में। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, और फुटबॉल वर्ल्ड कप तीसरी बार किस टीम ने जीता, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर तीसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो खिताब है वो अपने नाम किया। दोस्तों क्या आपको पता है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जब खेला गया था तो इसमें फाइनल में जो गेंद थी उसका नाम क्या था, फुटबॉल वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो कतर में खेला गया था, इसमें जो फाइनल में जो गेंद थी उसका नाम था अल हिल्म। अल हिल्म एडिडास कंपनी की गेंद थी अल हिल्म, और अल हिल्म का मतलब होता है ड्रीम। ड्रीम, ये आप याद रखना, अल हिल्म गेंद का नाम है, आपसे पूछा जा सकता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम वो है रू ग्रांडे। और दोस्तों आज की दुखद खबर है फुटबॉल जगत के लिए कि आज मशहूर खिलाड़ी जो पेले थे, जिनको ब्लैक पर्ल ऑफ फुटबॉल या फुटबॉल का जादूगर कहा जाता था, तो पेले की डेथ भी आज हो गई है। तो ये आप याद रखना, इनको फुटबॉल का जादूगर या ब्लैक पर्ल ऑफ फुटबॉल भी कहा गया है, ब्लैक पर्ल। तो उनको श्रद्धांजलि देंगे आज आप। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है इसमें एक गेंद और थी, अल रेहला। जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ इसमें गेंद का नाम था अल रेहला। सेमीफाइनल तक जो गेंद प्रयोग की गई उसका नाम अल रेहला था, और इसका नाम था, अल रेहला का मतलब होता है जर्नी, एक लंबी यात्रा। और ये जो गेंद थी इसका नाम इब्न बतूता की जो मतलब किताब है उससे प्रेरित था। आप याद रखिएगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में खेला गया था, अर्जेंटीना ने जीता था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम उत्तर कोरिया में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रसुप्त अवस्था में रहता है। दोस्तों प्रसुप्त अवस्था का मतलब है कि इसमें ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं रहती। तो इसका सही जवाब क्या होगा, प्रसुप्त अवस्था में रहने वाला जो जानवर है वो है आपका चमगादड़। इन ऑप्शन में चमगादड़ प्रसुप्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया बाघ। क्या आपको पता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट बाघ की शुरुआत कब हुई थी। भारत में प्रोजेक्ट बाघ आया था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा। ये भी आप याद रखें। दोस्तों हिरन की बात करूं तो हिरन का मांस क्या कहलाता है, बेनिजन। कभी क्वेश्चन आए कि कौन से पशु का मांस को बेनिजन कहा जाता है, तो हिरन के मांस को बेनिजन कहा जाता है। बाकी बीफ आप जानते हैं, गाय का जो मांस होता है वो बीफ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र में वैयक्तिक अति संवेदनशीलता का क्या अर्थ होता है। दोस्तों जो अर्थशास्त्र है इसमें वैयक्तिक अति संवेदनशीलता का अर्थ होगा और वो होगा आपका गरीबी का खतरा। ऑप्शन डी, गरीबी का खतरा, ये आप याद रखेंगे। दोस्तों बात गरीबी की हो रही है, तो अगर आपसे पूछा जाए सतत विकास लक्ष्य SDG 1 क्या कहता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो सतत विकास लक्ष्य रखे हैं उनकी संख्या है 30, और 30 में पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कहता है जीरो पॉवर्टी, अर्थात दुनिया से पॉवर्टी को खत्म करना है, गरीबी को खत्म करना है। कब तक खत्म करना है, तो जीरो पॉवर्टी का टारगेट है 2030 का, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है। दोस्तों एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, और एडम स्मिथ की एक किताब आपके एग्जाम में आती है वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अर्थशास्त्र में वैयक्तिक अति संवेदनशीलता का अर्थ है गरीबी का खतरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 8, क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों पोलो खेल की उत्पत्ति कौन से भारतीय राज्य से मानी जाती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर से पोलो खेल की उत्पत्ति मानी गई है, यह आप याद रखें। दोस्तों मणिपुर में एक झील है आपकी लोकटक झील, ये बहुत आती है एग्जाम में। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है, तो मणिपुर में। और ये झील इतनी प्रसिद्ध झील क्यों है, दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, और इस झील पर भारत का या दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ। ये आप याद रखना, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन सी झील पर है, तो ये है आपका लोकटक झील पर, मणिपुर में। और लोकटक झील पर जो घास के टीले पाए जाते हैं उनको कहा था फुमड़ी।
फुमड़ी घास के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं? दोस्तों फुमड़ी घास के टीले पाए जाते हैं आपके, और ये लोकटक झील में पाए जाते हैं। यहाँ पे याद रखना। मणिपुर कब बना था? 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया असम। असम में माजुली द्वीप है, और माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। बाकी भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? असम में। और एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? असम में। असम का नया साल क्या होता है? बोहागी बिहू। बोहागी बिहू असम का नया साल है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है, तो पश्चिम बंगाल में दो नेशनल पार्क है, एक जल्दापारा नेशनल पार्क और एक गोरुमारा नेशनल पार्क। दोनों पश्चिम बंगाल में, याद रखना इसके बारे में। जल्दापारा नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और कोलकाता को भारत में डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। यहाँ पे लिखा गया अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है नेफा। नेफा बोले तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। आई रिपीट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा किस राज्य को कहा गया? अरुणाचल प्रदेश को। और अरुणाचल प्रदेश, एक चीज़ आप याद रखना कि भारत में सबसे बड़े ग्रेफाइट के भंडार किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व भी है। नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अरुणाचल में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पोलो की उत्पत्ति मणिपुर से हुई है। अच्छा, पोलो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों आप इसको लिखोगे POLO। कितने अक्षर आ रहे हैं? 1 2 3 4, मतलब पोलो के खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, वाटर पोलो में कितने होते हैं? तो वाटर पोलो मतलब पानी का pH मान कितना होता है? तो आप कहोगे 7 होता है। तो आप बता सकते हैं कि पानी का pH मान 7 है, तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। दैट्स क्लियर सर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? पुस्तक ज्योतिपुंज के लेखक कौन है? दोस्तों ज्योतिपुंज के जो लेखक हैं ये हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी की किताब है ज्योतिपुंज, याद रखना। और मोदी जी की एक किताब और आप याद रखिएगा, और वो है आपकी एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर किताब ये किसकी है? दोस्तों एग्जाम वॉरियर किताब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुकी है, आप इसको याद रखना। और आज मोदी जी की माता जी का स्वर्गवास भी हो गया है, तो खैर कोई नहीं, मृत्यु अंतिम सत्य है इस जीवन का। मुंशी प्रेमचंद की बात करूं तो इसको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट की उपाधि किसे मिली है? तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा गया। BS नायपॉल ये भारतीय लेखक हैं, इनकी कई सारी किताबें हैं, जैसे आपसे पूछे ए बैंड इन रिवर। ए बैंड इन रिवर ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो BS नायपॉल की किताब है, पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ज्योतिपुंज किसकी किताब है? नरेंद्र मोदी की किताब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पारंपरिक नृत्य पाइका। पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों पाइका नृत्य की बात करूं तो पाइका नृत्य झारखंड में होता है, उड़ीसा में होता है। तो यहाँ पे झारखंड ऑप्शन में है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। झारखंड का नृत्य है पाइका नृत्य, याद रखना इसके बारे में। बाकी झारखंड में दुमकच भी होता है। दुमकच डांस कहाँ होता है? झारखंड में। दोस्तों झारखंड की बात करूँ तो झारखंड कब बना था? 15 नवंबर को सन 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी। और 15 नवंबर को जयंती होती है बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा जो झारखंड में एक भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, आप याद रखना। मुंडा विद्रोह भी हुआ था उनके नेतृत्व में। और झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है, वो है आपका बेतला। कभी क्वेश्चन आए कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? दोस्तों बेतला नेशनल पार्क है झारखंड में। और पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? झारखंड में। बाकी झारखंड में झरिया क्षेत्र है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, वो भी आप याद रखेंगे। झारखंड का एक जिला है आपका धनबाद, धनबाद में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र भी है। मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो बाघ मिलेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पन्ना माइंस है, पन्ना की खान है, और पन्ना की खानों से हीरा निकाला जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में कौन सी खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में पन्ना की खान। और दोस्तों जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर आपको याद रखना है कान्हा किसली नेशनल पार्क, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। कान्हा किसली नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये बहुत आता है एग्जाम में, बांधवगढ़। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये याद रखना आप इसके बारे में। और मध्य प्रदेश में आपको और चीज़ क्या याद रखनी है? मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है मांच नृत्य। भारत में मांच डांस कहाँ किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया उत्तराखंड। और दोस्तों उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई। यूपी के 13 जिले काटे गए थे इसके लिए। और उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है।
देवभूमि की संज्ञा किसे मिली है? उत्तराखंड को मिली है। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों सिक्किम, भारत में सबसे कम आबादी जिस राज्य की वो सिक्किम है, और सिक्किम 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बना था 1975 में। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना था, ये भी आप याद रखिएगा। 22वें नंबर का राज्य था दोस्तों। सिक्किम में जो इसका राजकीय पशु है वो क्या है? सिक्किम का राजकीय पशु है लाल पांडा। सिक्किम का राजकीय पशु लाल पांडा है, याद रखना इसके बारे में। और सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य भी है। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम ही भारत का पहला जैविक राज्य है, याद रखना इसके बारे में। सिक्किम की एक जनजाति है भूटिया, लेपचा, भूटिया और लिम्बू, ये 3 जनजाति आपके एग्जाम में पूछता है, तो तीनों आप याद रखिएगा, लेपचा, भूटिया और लिम्बू। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चौखंडी स्तूप जो है ये कहाँ पर है? तो मैं बात करूँ चौखंडी स्तूप की, तो ये वाराणसी में है, सारनाथ के पास में। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, ये भी आप याद रखना। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे है, और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? चौखंडी स्तूप, ये उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? दोस्तों भारतीय संविधान में कौन सा मतलब ऐसा अनुच्छेद किया गया जिसमें वोटिंग एज 21 से घटा के 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1988 में किया गया और 1989 में लागू हुआ, इसके द्वारा वोटिंग एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये आप याद रखना, 61वां संविधान संशोधन। और भारत में संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है? आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वोट डालने का अधिकार आपका एक संवैधानिक अधिकार है, और संवैधानिक होने के साथ साथ ये एक राजनीतिक अधिकार भी है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों टिक करेंगे, अगर एक ऑप्शन दिया तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है, वोट डालने का अधिकार। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया 70वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग देने मतलब वोट डालने का अधिकार दिया गया था। दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभा है उनके सदस्य है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों मैं बात करूं भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो इस बात का उल्लेख करता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है? आर्टिकल 368, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 61वां संविधान संशोधन, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिलता है विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। मैं बात करूं खेल के लिए, भारत में अर्जुन अवार्ड आपको याद रखना है। अर्जुन अवार्ड खेल के लिए दिया जाता है, और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। बाकी राजीव गांधी खेल रत्न मिलता था, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है, वो भी खेलों में दिया जाता है, याद रखेंगे। साहित्य के लिए भारत का सबसे बड़ा सम्मान है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के लिए दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना इसके बारे में, क्वेश्चन कभी आए कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है? 28 फरवरी को होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? अच्छा सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है इन ऑप्शन के अनुसार? तो मैं बात करूं यहाँ पे पहले कृष्णा की। दोस्तों कृष्णा नदी सतारा जिले के पास से निकलती है, महाबलेश्वर के पठार से। तो महाबलेश्वर पठार से कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र से, और कृष्णा नदी महाराष्ट्र से बहती हुई कर्नाटक में प्रवेश करती है, कर्नाटक से होती हुई ये निकल जाती है तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकल के जैसे कर्नाटक में एंटर करती है तो इसमें कई सारी नदी मिलेंगी, और उसमें से एक नदी है घटप्रभा। घटप्रभा नदी ये कृष्णा की सहायक नदी है, ये आप याद रखना। इसके साथ साथ तुंगभद्रा नदी है, भीमा नदी है, भीमा नदी, तुंगभद्रा है, दूधगंगा है, दूधगंगा कृष्णा की सहायक है, ये भी आप याद रखना। दूधगंगा के साथ साथ अब पंचगंगा है, वो भी इसी की सहायक नदी है। दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, ये सब किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। दोस्तों कृष्णा नदी पर एक बांध बना है कर्नाटक में, और वो है अलमाटी बांध, ये भी आप याद रखना। अलमाटी बांध कर्नाटक में किस नदी पर बना है?
तो ये कृष्णा नदी पर। कैसे याद रखेंगे? माटी, माटी कौन खाते थे? श्री कृष्ण जब छोटे थे तो बचपन में माटी खाते थे, मिट्टी खाते थे, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध भी है, ये भी आप याद रखेंगे। नागार्जुन बांध कौन सी नदी पर है? तो नागार्जुन बांध है आपकी कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कृष्णा की सहायक कौन सी है? घटप्रभा कृष्णा की सहायक है। नेक्स्ट प्रश्न, सेबी का मुख्यालय किस शहर में है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई जिसे भारत में सपनों का शहर कहा जाता है, मुंबई, वही मुंबई जिसे 7 टापुओं की नगरी कहा जाता है, वही मुंबई जिसे गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, वही मुंबई जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो मुंबई से तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ, अभी के लिए याद रखिएगा सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों सेबी की स्थापना कब हुई? दोस्तों 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई। 12 अप्रैल 1988 को। क्या इसको वैधानिक दर्जा 1988 में मिला? तो जवाब होगा नहीं। दोस्तों सेबी को वैधानिक दर्जा मिला था 1992 में, लेकिन स्थापना कब हुई थी? 1988 में। सेबी का काम क्या है? दोस्तों सेबी भारत की शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, और दूसरा शेयर मार्केट के साथ साथ ये निवेशकों के हितों की रक्षा भी करता है, इसका काम है ये भी आप याद रखें। दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे सेबी के बारे में। सेबी के इतिहास में पहली बार एक महिला चेयरपर्सन बनी जिसका नाम है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच ये सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है। आज तक कोई इसकी जो मुखिया है वो महिला नहीं थी, पहली बार थी माधवीपुरी बुच। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ सुखना झील के किनारे है और चंडीगढ़ का वास्तुकार है एक फ्रेंच पर्सन ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो ली कार्बूजियर चंडीगढ़ का वास्तुकार है, ये भी आप याद रखें। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का वास्तुकार था एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस दिल्ली का वास्तुकार है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं जो दिल्ली है, दिल्ली में केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र भी है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ पर है? दोस्तों सड़क अनुसंधान केंद्र आपका दिल्ली में। क्लियर? और यहाँ पे लिखा है गांधीनगर। दोस्तों गांधीनगर में भारत का प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र भी है। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर में है, याद रखिएगा। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन युग्म गलत है? दोस्तों कौन सा कथन युग्म हमें गलत बताना है? तो अहोम राजवंश ये असम में था, बिल्कुल सही है। गजपति राजवंश उड़ीसा में था, ये भी सही है। सरकी राजवंश पंजाब, दोस्तों ये गलत है। सरकी राजवंश ये यूपी में था, जौनपुर में सरकी राजवंश था, तो यही आपका गलत है, ये भी आप याद रखें। अटाला मस्जिद का नाम सुने होंगे, जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है वो सरकी शासकों ने बनवाई थी, सरकी शैली में बनी हुई है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। ये सरकी राजवंश पंजाब में नहीं था, ये जौनपुर में था। जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिशुओं में जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती? दोस्तों बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें कौन सी हड्डी नहीं होती? लेकिन पहले मैं बात कर लूँ, जब बच्चे पैदा होते हैं तो एक नवजात में टोटल हड्डी कितनी होती है? दोस्तों नवजात में टोटल हड्डियों की संख्या होती है 300 हड्डी पाई जाती हैं एक नवजात में। क्लियर हुआ? अब कौन सी हड्डी नहीं होती? दोस्तों नवजात में हड्डी नहीं होती और वो है आपकी पटेला, नी कैप जिसको बोलते हैं, जानुका। ये जो घुटने की हड्डी होती है इसकी जगह कार्टिलेज होते हैं, ये पूरी तरह से विकसित नहीं होती, तो इसका सही जवाब होगा आपका जानुका या पटेला। घुटने का जो कैप होता है ये आप याद रखिएगा। अच्छा मैं बात करता हूँ शिशुओं के बारे में। दोस्तों क्या आपको पता है कि बच्चों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूनेटोलॉजी। बच्चों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूनेटोलॉजी कहलाता है, ये भी आप याद रखें। अच्छा दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये मुझे बताना है। और ये कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब बना था? अच्छा यहाँ पे बात हो रही है हड्डियों की। दोस्तों क्या आपको पता है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जोड़ क्या कहलाता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जोड़, इसको बोलते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जोड़ कहलाता है, याद रखना इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हड्डियों का अध्ययन क्या है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है? दोस्तों हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? दोस्तों कौन सा फूल रात में खिलता है हमें बताना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों रात में खिलने वाला फूल कौन सा होता है? अच्छा क्वेश्चन है, और वो है आपका एंजल्स ट्रम्पेट, ऑप्शन ए। एंजल्स ट्रम्पेट एक ऐसा फूल है जो रात में खिलता है। क्लियर दोस्तों मैं बात करूं फूलों के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है,
दुनिया का सबसे बड़ा फूल, दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रैफलेशिया और लगभग 3 फीट का होता है। रैफलेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा फूल है आपका वो है बुल्फिया। दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है? बुल्फिया दुनिया का सबसे छोटा फूल है, ये भी आप याद रखें। क्लियर दोस्तों? अच्छा ये चलो ये हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला फूल कौन सा था जो अंतरिक्ष में उगाया गया था, दोस्तों दुनिया का पहला फूल जो अंतरिक्ष में उगाया गया वो था आपका जीनिया। नासा के वैज्ञानिकों ने दुनिया में पहली बार अंतरिक्ष में फूल उगाया था और इसका नाम रखा गया था जीनिया, ये भी आप याद रखें। क्या दोस्तों आपको पता है कि फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? पौधों में कौन सा हार्मोन फूल खिलाने के लिए उत्तरदायी होता है? वो हार्मोन है आपका फ्लोरिजन। फ्लोरिजन हार्मोन फूल खिलाने के लिए उत्तरदायी होता है। और अगर आपसे एक क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में कौन सा ऐसा फूल है जो 12 सालों में एक बार खिलता है? 12 सालों में एक बार खिलने वाला फूल कौन सा है भारत में? तो ये आपको बताना है कमेंट में। और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा। कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 19, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों लाहो डांस किया जाता है आपका मेघालय में। ऑप्शन सी मेघालय का डांस है लाहो, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों मेघालय कब बना था? 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना की गई, ये भी आप याद रखना। दोस्तों मेघालय में एक नेशनल पार्क याद रखना, वो है आपका बाल फक्रम। बाल फक्रम नेशनल पार्क भारत में कहाँ पर है? दोस्तों बाल फक्रम नेशनल पार्क मेघालय में है। और आपसे एक और पूछता है एग्जाम में और वो है आपका नोक्रेक नेशनल पार्क। नोक्रेक नेशनल पार्क ये भी आपका मेघालय में। मेघालय को भारत में बादलों का घर भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। और दोस्तों जो मेघालय है, मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 पहाड़ी भी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है बिहार। दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार। और बिहार का एक डांस याद रखना, जटा जटिन। जटा जटिन डांस कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों बिहार का ही डांस है जटा जटिन। एक विदेशिया भी होता है, आप याद रखना उसके बारे में। हरियाणा की बात करूँ दोस्तों, हरियाणा का एक डांस याद रखना, लूर। लूर नृत्य है और एक धमाल नृत्य है, ये कहाँ पर किया जाता है? ये हरियाणा में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यूपी का डांस, यूपी का एक डांस है चरकुला। चरकुला डांस कहाँ किया जाता है? तो ये यूपी में किया जाता है और इसमें अपने सर पर 108 दीपक रखे जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो लाहो कहाँ का डांस है? मेघालय का डांस है लाहो, याद रखना, पूछा जाता है। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशुओं को जन्म देते हैं? दोस्तों ऐसे जीव जो अपने बच्चे पैदा करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बोलते हैं बीबी पैरस। मतलब ऑप्शन ए बीबी पैरस ऐसे जीव होते हैं जो बच्चों को पैदा करते हैं। अच्छा ओबी पैरस क्या होते हैं? ओबी पैरस अंडे देने वाले जीव होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि ऐसे स्तनधारी कौन से जो अंडे देते हैं? ऐसे स्तनधारी कौन से हैं जो अंडे देते हैं? जनरली हम जानते हैं कि स्तनधारी बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन स्तनधारी में भी कुछ ऐसे जीव हैं जो अंडे देते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ दोस्तों। हियर इज ए डायग्राम, दिस नो योर एग लेइंग एंड मैमल्स। ऐसे मैमल्स जो कौन होते हैं? आपके एग को लेइंग करते हैं, मतलब अंडे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 जीव दिख रहे होंगे, एक है आपका एकिडना और दूसरा आपका प्लेटिपस। ये दुनिया में 2 ऐसे जीव हैं जो स्तनधारी है और ये अंडे देते हैं। तो आप याद रखना, अंडे देने वाले स्तनधारी एक एकिडना और एक प्लेटिपस, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में एक मैं आपको बता दूं, आपको बताना है अंडे का खोल किसका बना होता है? अंडे का खोल किसका बना होता है, ये कमेंट में आपके लिए प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अंडे का खोल किसका बना होता है? दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट। जल्दी मिलूंगा आपको अगले मॉक टेस्ट में। अपना ख्याल रखिएगा।